हम अपना बालू धीरे धीरे बाहर लगे। चलिए ध्यान दीजिए, पीछे तक आवाज जाएगा, 1000 को ऐसे ही सुना देते, 2 मिनट इंतजार करो, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए सुनिए ध्यान से, मध्यकालीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज शुरू होगा और मध्यकालीन बिहार से आपको पिछले क्लास में बताया है 4 से 5 क्वेश्चन तक कवर हो। इसके मेन 2 पार्ट हैं। पहला सेक्शन का नाम क्या है? ज्यादा चांस है यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और उसमें भी मेन कहां से क्वेश्चन रहेगा? पाल वंश। बाकी भी एक बार लेकिन सुनना होगा पूरे इतिहास जोड़ने के लिए। दूसरा नंबर हम देखें, जब पाल वंश अंत हो जाएगा तो जो तिरहुत क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र जिसको कह रहे हो, वहां पे कौन वंश आएंगे? कर्नाट वंश। क्योंकि फिर तक तुगलक जब पढ़ोगे तो उनका संघर्ष पढ़ोगे किनके साथ? कर्नाट के साथ। कई बच्चे हो सकते हैं पहली बार कर्नाट का नाम ही सुन रहा। आपको ध्यान रखना है कि बिहार का जो क्षेत्रीय वंश है, खास करके किस क्षेत्र में? तिरहुत क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश है, और बंगाल के क्षेत्र में कौन है? इस साइड में हम लोग ध्यान दीजिए, 1198 में एक घटना घटित हुई। तो आपको मालूम है मेन 1192 में ही तराइन का द्वितीय युद्ध है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता है और पृथ्वीराज चौहान हार गया। उसी मोहम्मद गोरी का एक सेनापति और उसी का नाम है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने 1198 में बिहार पे हमला किया। और इसीलिए आपको 2 भागों में हमने बांट दिया, एक बख्तियार खिलजी आने के पहले का बिहार और दूसरा क्या हो गया? बख्तियार खिलजी आने के बाद का बिहार। ये 2 पेज आपका यहाँ हो। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिहार में हम लोग तुर्कों के बारे में देखें। तो देखो सल्तनत काल जितना भी तुम पढ़ा, चाहे वो गुलाब वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, वो सभी क्या है? तुर्क है। सिर्फ एक वंश कौन सा? लोधी। लोधी वंश से क्या है? अफगान। और अफगान का मतलब अफगानिस्तान है। अभी आप अफगानिस्तान में देख रहे हो तालिबान का है, लोग वहां रह रहे हैं कि भाग रहे हैं? भाग रहे हैं। एक बीघा में बना हुआ स्विमिंग पूल के साथ मकान 50,000 में बेच रहे हैं काबुल में लोग, ग्राहक नहीं। अब सोच लो कि वहां ये स्थिति है। अब यहाँ पर सोच लीजिए, अफगान लोग वहां से भारत में मेन लोधी काल में ही आए। बहलोल लोधी ने कहा कि जो अफगान आओगे हम मेन उसी को नौकरी देंगे। और आपको बताया था कि उसके समय टिड्डे की तरह अफगानी भारत आए। टिड्डा का झुंड सुना है ना? तो जैसे टिड्डे का झुंड है वैसे झुंड के झुंड अफगानी आ गए। और उसी अफगान में एक व्यक्ति और आया जो बिहार में बहुत नाम कर गया, और उसी का नाम है शेर शाह सूरी। नाम सुने हो? पहला बिहारी जो दिल्ली का गद्दी था, तो शेर शाह सूरी मध्यकाल में। तो अफगान राज्य में मेन हम लोग को पढ़ना है शेर शाह सूरी के बारे में। बाकी शेर शाह छोड़ करके जो भी हम कैसा है? तुर्क है। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? क्योंकि बिहार दिल्ली से नजदीक है कि दूर है? चलिए बोलिए दूर है। इसीलिए बिहार जल्दी झाड़ फूक मानेगा ही। जो भी दिल्ली में राजा होगा बहुत मजबूत होकर बिहार आएगा, लोग तुरंत कहेगा कि आ गए। अब फिर जैसे दिल्ली जाएगा कहेगा क्या होगा? फिर देखते हैं कितना बार बिहार है, स्वतंत्र हो गए। सिर्फ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अकबर के समय कंप्लीट रूप से बिहार जीता गया और बिहार को मुगल साम्राज्य का एक अलग राज्य घोषित किया। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को एक अलग प्रांत सूबा घोषित किया गया किसके समय? अकबर के समय। उसके पहले राज्य नहीं है। लोग आएंगे, कब्जा करेंगे, फिर जाएंगे, विद्रोह होगा, कॉमन प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर पढ़े। तो अब आप समझ गए कि जब तक तुर्क होगा तो कब्जा तो होगा, लेकिन फिर विद्रोह भी होगा। लेकिन जब मुगल होगा तो कहां से? अकबर से फिर शांति हो जाएगी। बोलिए क्लियर है सबका? और तब यहाँ के बाद 1757 से आप जानते हो कौन सी लड़ाई है? प्लासी की लड़ाई। वो तो बंगाल में, लेकिन उसके बाद 1764 बक्सर की लड़ाई। और बक्सर कहाँ है? बिहार में। और यहीं से मॉडर्न की शुरुआत हो जाए और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न से पूछे जाए। तो चलिए ये तो हमने कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया। अब हम लोग शुरू क्या करेंगे? पाल डायनेस्टी। नीचे हेडिंग कर दीजिए, पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश हेडिंग दे दीजिए सबको। चलिए ध्यान दें सभी लोग, सुने। आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान दें बात पे। आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि बंगाल में मेन एक बहुत मजबूत शासक था और उस शासक का नाम था गौड़ शासक शशांक। याद आया सबको? उसके बाद आपको बताए थे कि बिहार में उत्तर गुप्त थे, ये भी याद है सबको? और इस साइड में अब कन्नौज के शासक हैं। शुरुआत इमरजेंसी लगेंगे 1,000 बच्चे को पढ़ा के आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए लेकिन उसमें 5 से 10 मिनट गला लगता है। 5 से 10 मिनट को समझ जाना कितना बड़ा होता है। ठीक है, उसका 5 से 10 मिनट आया। चलिए चलिए सब सुनेंगे। अब हम लोग जरा ध्यान से समझे। उत्तर गुप्त में हम लोग देखें कि जब तक रहा तब तक सही है। उसी बीच असम के क्षेत्र को हम लोग क्या नाम से जानते थे? कामरूप के नाम से जानते। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बंगाल का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम कामरूप। और देखिए कामरूप के जब गौड़ वंश में शशांक का पतन हो, आपको मालूम है कि इन पूरे क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का ही कब्जा हो। बिहार के क्षेत्र में हर्षवर्धन ने किसे गवर्नर बनाया? मगध के क्षेत्र में माधव गुप्त को गवर्नर बनाया था। याद है सबको? हम लोग देखिए 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन मर गया तो इन क्षेत्रों में अव्यवस्थाएं फैल गई। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन अव्यवस्था फैलाए वो यही कामरूप के एक राजा है जिनका नाम है श्रीहर्ष। कामरूप के राजा श्रीहर्ष है। इन्होंने बार बार बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में आक्रमण करके इन क्षेत्रों को आसान कर, मतलब इनका काम पहले से प्री प्लान थे कि हमको इधर कब्जा नहीं करना, लेकिन हमला करके तो धन दौलत आज खींच कर लेते चले आए। अब बताओ कोई आक्रमण बार बार हो और प्रजा का धन लेके चला जाए तो प्रजा हमेशा चाहेगी कि एक मजबूत आदमी को ढेर बना। और उसी क्रम में बिहार में एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोपाल। और ये श्रीहर्ष के आक्रमण के बाद लगभग 750 ईस्वी की कहानी शुरू हो रही है। 744 745 ईस्वी में वो निकलते हैं। 750 ईस्वी में बिहार की जनता ने गोपाल को ढेर बनाया और इस वंश के ज्यादातर राजा अपने नाम के अंतिम में पाल लगाए
और इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम हम लोग क्या दिया, पाल वंश। और यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको ये लाइन सभी बच्चे को याद हो गया। पाल क्या पालना है भाई, गोपाल, गाय पाल। ये तो बात एकदम क्लियर है। पाल वंश के संस्थापक वाले गोपाल। देखो गोपाल की जो स्थिति है कि बिहार में किन क्षेत्रों पर कब्जा किए, ये बात अगर हम लोग जरा ध्यान से समझे तो गोपाल की स्थिति बिहार में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पूरे इस पेड़ को कब्जा किया, मगध क्षेत्र को कब्जा किया और यहीं से कुछ बंगाल क्षेत्र को कब्जा किया। यानी गोपाल का जो शासन चल रहा है इन क्षेत्रों में नहीं, ये पूरे कौन सा है जल्दी बोलो, पहले किस नाम से जानते, मिथिला, याद है सब? तो मिथिला, मगध और बंगाल, ये तीनों क्षेत्र के राजा कौन बने हैं, गोपाल। देखो गोपाल का जो क्षेत्र है, समझ गए, मिथिला का क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है और कुछ बंगाल का क्षेत्र। और यहाँ पे गोपाल के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि राजधानी कहाँ है। तो गोपाल ने एक डिसीजन लिया कि हम अपना मेन राजधानी पटना के नजदीक नालंदा में बनाएंगे, तो इससे सभी जगह हमारा क्लियर रहेगा। और इस समय नालंदा का नाम था ओदंतपुरी। आप समझोगे, इस समय नालंदा जिसको आज बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक शुरुआत है। सब चीज ज्ञान वगैरह भी तुम जानते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी वही है। और इसीलिए ये ओदंतपुरी में ही अपना राजधानी बनाया। अगर हम ओदंतपुरी बोले तो आप समझ लेना कि मॉडल में कौन सा नाम है, बिहार शरीफ। ओदंतपुरी का मतलब क्या हो गया, बिहार शरीफ। यहीं से इन्होंने अपना शासन का कमांड शुरू किया। और अच्छी बात यह है कि गोपाल बौद्ध धर्म मानने वाले थे, क्योंकि बौद्ध धर्म की एक नई शाखा हुआ श्रीराम। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में दो भाग पहले हुए, एक हिंदी में एक महायान। आपको मालूम है, एक ने कहा कि गौतम बुद्ध भगवान है, वो महायान थे। दूसरे ने कहा कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, गुरु है। उन्होंने जो बोला उनकी बात पर चले, वो क्या है, हिंदुयान है। बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र जादू टोना पड़ी, और तंत्र मंत्र जादू टोना वाले को क्या कहते हैं, बौद्ध। और इसीलिए गोपाल ने ओदंतपुरी में बिहार शरीफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, एक बहुत बड़ा बिहार बनाया जिसको ओदंतपुरी बिहार कहते हैं। और वहीं पर एक विद्यालय बनवाया यूनिवर्सिटी, जिसको ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहते हैं। देखो आपको दोनों ही क्वेश्चन आ सकता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाया, गोपाल। ओदंतपुरी की राजधानी कौन बनाया, गोपाल। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना कौन किया, गोपाल। इसमें जो देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी बनाए, इसमें किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, और धर्म के किस शाखा, विज्ञान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अच्छा बच्चे जानते हो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी के जो एक कुलपति थे, चांसलर, ये कुलपति कौन थे? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो गोपाल ने स्थापित किया, उसके मेन चांसलर कौन थे? क्योंकि वही चांसलर जिसके बेटा धर्मपाल के गुरु। और इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, धर्मपाल के गुरु कौन थे। क्वेश्चन आ सकता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने। तो इसमें नाम आपको ध्यान रखना है, दीपांकर। जल्दी बोलिए, बच्चे का आवाज आ रहा है, इसलिए रुकना है। वैसे आवाज आ रहा, दीपांकर की आवाज तक आया, श्री तक आया, उसके बाद बोलो श्री क्या है। चलो तो ध्यान दें, इसके सचिव का नाम क्या था, दीपांकर श्री क्या, ये इसके कुलपति। और यही दीपांकर श्री क्या, ये धर्मपाल के भी गुरु। तो देखो गोपाल में 3-4 क्वेश्चन नहीं बनता है। भला पाल वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के मध्य में, 9वीं शताब्दी के मध्य में, 10वीं शताब्दी के मध्य। जल्दी बोलिए, 700 में हमने अभी बताया, 750 में हुआ, तो 7 है तो कैवी शताब्दी, 8वीं शताब्दी के मध्य में बिहार में पाल वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे, गोपाल। बिहार के मिथिला, मगध और बंगाल क्षेत्र पर अधिकार की। गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, ओदंतपुरी। ओदंतपुरी का मॉडल नाम क्या है, गोपाल ने ओदंतपुरी में ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती है। इसमें ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, दीपांकर श्री क्या। बोलिए क्लियर है यहाँ पर, जल्दी से इस बात को नोट करें हम। नीचे लिखिए, नीचे लिखते हैं, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कामरूप के शासक, कामरूप के शासक श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष ने गौड़ और बिहार पर, गौड़ और बिहार पर, गौड़ और बिहार पर निरंतर आक्रमण कर, गौड़ और बिहार पर निरंतर आक्रमण कर इसे अशांत कर दिया, इसे अशांत कर दिया। बताओ कामरूप किसका नाम था, राजा का नाम, नीचे लिख दीजिए। असम का प्राचीन नाम कामरूप, असम का प्राचीन नाम कामरूप, कामरूप। और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, गौड़ था। देखिए बीच में फिर एक बार ओके बोलो तो फिर लगातार क्लास चलने दो, फिर बीच में ये नहीं मशीन तो फिर एक बार चलेगा तो फिर सही होगा, सही है। चलिए दिक्कत है तो शुरू में ही बोल दो, उससे फिर सही कर ले, आराम से पढ़ाएं हम। चलिए तो इसमें लिखिए सब कोई, नीचे डैश दो स्टार लगा के लिखो, 8वीं शताब्दी के मध्य में, 8वीं शताब्दी के मध्य में बिहार में पाल वंश की स्थापना हुई, बिहार में पाल वंश की स्थापना हुई, पाल वंश की स्थापना हुई। नीचे हेडिंग दे दो गोपाल, नीचे हेडिंग दे दीजिए गोपाल, गोपाल। नीचे डैश लिख दीजिए
पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए। गोपाल ने बिहार के मिथिला मगध और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र कर दो और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर अपना शासन प्रारंभ किया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। गोपाल ने अपनी राजधानी ओदंतपुरी ब्रैकेट में बोलो, ओदंतपुरी का मॉडर्न नाम क्या हो गया? बिहार शरीफ। ओदंतपुरी ब्रैकेट में बिहार शरीफ बनाया। नीचे अस्तार लगा के डैश तक लिख दीजिए। गोपाल बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा, वज्रयान का मतलब क्या हो गया? तंत्र मंत्र वाला बौद्ध धर्म, वज्रयान शाखा से संबंधित था। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए। गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ब्रैकेट में बोलो कहां है? बिहार शरीफ में था, तो नष्ट हो गया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ब्रैकेट में बिहार शरीफ के पहले कुलपति दीपांकर श्री ज्ञान थे। पहले कुलपति दीपांकर श्री ज्ञान थे। लिखा गया सबसे। अब हम लोग को ध्यान देना है, यही दीपांकर श्री ज्ञान गोपाल के बेटे, बोलो गोपाल का बेटा कौन है? धर्मपाल। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए धर्मपाल, और बढ़िया से समझे। नीचे हेडिंग दे दीजिए धर्मपाल, और धर्मपाल पर अब हम लोग ध्यान दें। साउंड दिक्कत हो गया, साउंड देखिए, अभी साउंड प्रॉब्लम के लोग लिख रहा है। साउंड सही है तो लिखिए, सही है। ज्यादातर बच्चे तो ठीक ही लिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, सही है। चलो ध्यान से सुनिए। धर्मपाल थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, चूंकि धर्मपाल अपना क्षेत्र और विस्तार करेगा, और इसमें हम जरा ध्यान से सुनेंगे। ये चूंकि बिहार में आपने देखा कि दो क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र? मिथिला और मगध और बंगाल, इन क्षेत्रों में मेन पाल वंश का अधिकार। जब धर्मपाल आया तो धर्मपाल के समय मेन क्षेत्र कौन चल रहा था? कन्नौज मेन सेंटर था। जैसे अभी दिल्ली सेंटर है, कोई भी राजा दिल्ली कब्जा करेगा तो हुआ कि वो भारत पर लगभग अधिकार कर ले। उसी प्रकार से इस समय इन क्षेत्रों में एक वंश चल रहे थे, और इसका नाम था प्रतिहार, और नीचे में एक वंश चल रहे थे राष्ट्रकूट। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण के लोग भी उत्तर जीतना चाहे, और यहाँ पे प्रतिहार चाह रहा है कि कन्नौज पर मेरा कब्जा हो जाए, मेरा नाम हो। राष्ट्रकूट चाह रहा है कि मेरा नाम हो, और पहली बार पाल वंश के धर्मपाल ने ये चाहे कि यहाँ मेरा राज हो। और इसीलिए इन तीनों के बीच एक निरंतर संघर्ष होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष। आपसे पूछा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किस स्थान को लेकर हुआ? कन्नौज स्थान को लेकर तीनों के बीच संघर्ष हुआ। अब इन तीनों के बीच जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, तो इस संघर्ष में हम लोगों को जो ध्यान देना है उस बात को समझे। धर्मपाल क्या किया? इस समय कन्नौज के स्वतंत्र शासक चल रहे थे, और इस समय आप जानते हो कन्नौज के दो भाई आपस में लड़ रहे थे। एक भाई का नाम क्या था? इंद्रायुध। और इंद्रायुध कह रहा था कि हम राजा बनेंगे, लेकिन उसी का एक दूसरा भाई था चक्रायुध। याद आ रहा सबको? धर्मपाल किसका सपोर्ट लिया? चक्रायुध। और बिहार से विजय रथ चल दिया, लगातार जीतते हुए कन्नौज तक का क्षेत्र जीता, और कन्नौज मतलब यूपी का क्षेत्र भी जीता, और अपना मनपसंद चक्रायुध को कन्नौज का हेड बनाया, और कन्नौज में ही सभी राजाओं का एक सभा बुलाया, और उस सभा में सब प्रशंसा की कि मान गए आपको, आप तो बहुत महान है। तो इसने उपाधि धारण किया उत्तरापद स्वामी। ये पूरा उत्तर के स्वामी हम ही है, दूसरा कोई नहीं। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बाल राजा ने उत्तरापद स्वामी का उपाधि धारण किया? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने धारण किया? धर्मपाल। और देखो धर्मपाल, आप खुद समझ गए होंगे किसकी प्रतिष्ठा काफी अधिक होगी। अब ये पिता के रास्ते पे चलते हुए इसने देखा कि हमारे पिता ने एक विश्वविद्यालय बनाया था, और विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार शरीफ में। तो ये कहा कि तो बिहार शरीफ में हो ही गया, थोड़ा और कॉर्नर कर ले। और इसने क्या किया? चंपा में। चंपा का मतलब भागलपुर चंपा हो गया। अंग बोलेंगे तो भागलपुर और मुंगेर दोनों का बेल्ट हो, चंपा बोलेंगे तो भागलपुर का बेल्ट हो गया। और यही भागलपुर में यही धर्मपाल ने एक और बड़ा विश्वविद्यालय खोल दिया, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछा जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। क्लियर है सबको? इसके अब बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बोलो। शिलभद्र। कहां जैन धर्म, कहां बेचारे पार लगे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस चीज की पढ़ाई होती होगी? वज्रयान शाखा, सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड चल रहा है। और इसके आपको ध्यान रखना है ज्ञानपद, ये इसके पहले कुलपति है। दोनों नाम क्लियर है? पहला नंबर कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान, और इसके कुलपति कौन है? ज्ञानपद। तो दोनों नाम लगभग रिलेटेड है, याद भी हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा 2-3 क्वेश्चन, जल्दी देखो। त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला पाल राजा कौन था जो भाग लिया? धर्मपाल। बिल्कुल क्लियर है सबको? अब इस बात को जल्दी से हम लोग नोट करेंगे। नीचे लिखिए धर्मपाल, धर्मपाल हेडिंग दे दीजिए, और नीचे लिखते हैं धर्मपाल में नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, पाल वंश का पहला राजा, पाल वंश का पहला राजा, पाल वंश का पहला राजा धर्मपाल था। पहला राजा धर्मपाल था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नीचे डैश देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, बोलो कहां लेकर? कन्नौज के लिए हुआ। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज के लिए हुआ, कन्नौज के लिए हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए धर्मपाल ने, धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराकर, धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराकर, इंद्रायुध, इंद्रायुध को हराकर, इंद्रायुध को हराकर उसके भाई, बोलो भाई का नाम क्या है? चक्रायुध। उसके भाई चक्रायुध को शासक बनाया, उसके भाई चक्रायुध को शासक बनाया, और कन्नौज में एक सभा का आयोजन कर, और कन्नौज में एक सभा का आयोजन कर, कन्नौज में एक सभा का आयोजन कर धर्मपाल ने, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया। उत्तरापथ स्वामी अंडरलाइन कर दोगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया। नीचे डैश लिख दीजिए और स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने चंपा, चंपा ब्रैकेट में बोलो चंपा कहां का नाम हो गया? भागलपुर। चंपा ब्रैकेट में भागलपुर, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। चंपा ब्रैकेट में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। जिसके पहले कुलपति, जिसके पहले कुलपति बोलो कौन थे? ज्ञानपद थे। पहले कुलपति ज्ञानपद थे, पहले कुलपति ज्ञानपद थे। नीचे डैश देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था, वज्रयान शाखा से संबंधित था। नीचे डैश देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए धर्मपाल ने बोलो कितना गांव दे दिया? बोलो नालंदा विश्वविद्यालय के सफल संचालन के लिए कुछ गांव दान दिया था, कितना गांव? लिख दीजिए संचालन के लिए इसने 200 गांव दान दिए, इसने 200 गांव दान दिए, 200 गांव दान दिए। और सोचो 200 गांव दान देने का मतलब आप क्या समझे? शिक्षा से लगाव है कि नहीं? बहुत ज्यादा है। दो मेन यूनिवर्सिटी चल रहा है इसके समय, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। नालंदा भी बिहार में है और विक्रमशिला भी बिहार में। ये दोनों बिहार को समझिए शिक्षा में मैक्सिमम पर ले गए। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल के बेटा कौन है? देवपाल। धर्मपाल के बेटा कौन हो गए? देवपाल। नीचे हेडिंग दो देवपाल, नीचे हेडिंग दे दीजिए देवपाल, देवपाल। चलिए जरा ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखिए देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। शुरुआत में देवपाल जीता, परंतु बाद में देवपाल के समय ही, यहां जो देख रहे हो कौन वंश है? प्रतिहार। इसने देवपाल के समय बिहार के कुछ आंतरिक हिस्से तक इसने विजय प्राप्त की और कन्नौज इसके हाथ से निकल गया। शुरुआत में रहा, बाद में निकल गया। यही का एक राजा था, नाम आप लोग सुने होंगे, मिहिर भोज। नाम सुने हैं? मिहिर भोज ने न केवल कन्नौज यूपी जीता, बिहार का भी कुछ क्षेत्र जीता और पश्चिम बिहार के क्षेत्र जीत करके मिहिर भोज वहां एक किला बनाया जिसके नाम पर वहां पे भोज किला कहते हैं और आज उसी को भोजपुर के नाम से जान। बात समझेंगे? मिहिर भोज के नाम से ही यहाँ पर किला का नाम क्या है? भोज किला। भोज किला का मतलब मिहिर भोज का किला। दूसरी बात, देवपाल भी बिहार का क्षेत्र में, ये नहीं कि पूरा बिहार जीत गया, भोजपुर का हिस्सा थोड़ा सा जीता। शाहाबाद का क्षेत्र तक इसका अधिकार है, तो शाहाबाद के क्षेत्र तक इसका कब्जा है। अब यहाँ पे हम लोग को जरा सा ध्यान देना है।
देवपाल की बात जब हम लोग देखें तो इसके समय दो इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। एक तो आप देखें कन्नौज इसके हाथ से क्या हुआ, निकल गए। लेकिन इसी के समय एक इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया सुमात्रा का एक राजा है, इंडोनेशिया सुमात्रा के एक राजा है, और वो सुमात्रा के जो राजा है इन्होंने एक खास फरमाइश किया कि बोध गया में हमारा एक बिहार चल रहा है, कुछ गांव दान दे दीजिए। तो बताना है तुमको इस सुमात्रा के राजा का नाम क्या था, चलिए बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दें, राजा का नाम है पालपुत्र देव, और इसीलिए नाम से ही सेट हो जाएगा, ये भी नाम देवपाल है और राजा भी अंतिम में देव है। ये राजा कहाँ का है, सुमात्रा, इंडोनेशिया। और इसके अनुरोध पर गया में विहार चलाने के लिए इसने कुछ गांव को दान दी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले ही जो थे इनके पिता, बोलो कौन है, धर्मपाल। और धर्मपाल और देवपाल के समय एक नया चीज डेवलप किया कला के क्षेत्र में, जो बीपीएससी मेंस में पढ़ना है, वो पाल कला के नाम से जाना जाता है। इसमें दो मेन व्यक्ति हैं, एक का नाम है भीमन और दूसरा का नाम है बिटपाल। देखो कभी भी नाम आपसे पूछा जाएगा, भीमन और बिटपाल संबंधित है, पाल कला से संबंधित है। इन लोगों ने एक नया कला का डेवलपमेंट किया और नई चीज आए, कांसा पे आकृति का निर्माण होना। इसके पहले बिहार में कांसे आकृति नहीं बन रहे थे, कांसा में सांचा में ढाल के एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए। किस काल में, पाल के काल में। किस राजा के समय, धर्मपाल और देवपाल के समय। तो एक नया डेवलपमेंट है, ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है। तो जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी। देवपाल में डैश लिख दीजिए, डैश लिखें। देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नीचे डैश लिख दीजिए। प्रारंभ में देवपाल, प्रारंभ में देवपाल कन्नौज को जीतने में सफल रहा, कन्नौज को जीतने में सफल रहा, परंतु बाद में बिहार के पश्चिमी भाग को भी खोना पड़ा, बिहार के पश्चिमी भाग को भी खोना पड़ा, पश्चिमी भाग को भी खोना पड़ा। उसी में लिख दो, मिहिर भोज ने शाहाबाद तक अधिकार किया। शाहाबाद कहां है, भोजपुर के क्षेत्र में। आप जब 1857 का विद्रोह था वहां शाहाबाद का नाम आया था। शाहाबाद में अधिकार किया, शाहाबाद तक अधिकार किया, और वहां भोज किला बनाया, और वहां भोज किला बनाया, और वहां भोज किला बनाया, भोज किला बनाया। चलिए नीचे और स्टार लगा के टेस्ट लिख दीजिए। देवपाल के समय, देवपाल के समय सुमात्रा के राजा, सुमात्रा इंडोनेशिया कर सकते हो, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर, बालपुत्र देव, सुमात्रा के राजा का नाम क्या हो गया, बालपुत्र देव। इसको अंडरलाइन करना, सुमात्रा के राजा का नाम पूछ सकता है। बालपुत्र देव के अनुरोध पर, बालपुत्र देव के अनुरोध पर बोधगया में एक विहार के संरक्षण के लिए कुछ गांव दान दिए। बोधगया में एक विहार के संरक्षण के लिए कुछ गांव दान दिए, एक विहार के संरक्षण के लिए कुछ गांव दान दिए, कुछ गांव दान दिए। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो। धर्मपाल और देवपाल के समय, धर्मपाल और देवपाल के समय, धर्मपाल और देवपाल के समय, देवपाल के समय, धर्मपाल और देवपाल के समय कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में धीमन और बिटपाल के द्वारा, इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पाल काल में, कला में दोनों इंपॉर्टेंट है, धीमन और बिटपाल, धीमन और बिटपाल के द्वारा, धीमन और बिटपाल के द्वारा, धीमन और बिटपाल के द्वारा कांसा के मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ, कांसा की मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ, कांसा की मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। चलिए लिखा गया सबसे। अब यहां से अभी एक क्लास लगभग और चलेगा, तब हम लोग उधर का फेस करेंगे। आज का क्लास यहां तक क्लियर हो गया है। नाम सभी लोग समझ लेना है। जब हम कहेंगे पाल तो क्या पालोगे, गाय पालोगे, कहना कि सर वो पालेंगे, क्यों, ये धर्म के काम है, धर्मपाल, देवता का सामान पुण्य मिलता है, देवपाल। बस तीनों एकदम सीक्वेंस में दिमाग में रखना। पाल तो क्या पाल, गाय पाल, क्यों पाल, धर्म के काम है, देवता वाला पुण्य मिलता है तो देवपाल। तीनों नाम दिमाग में सबका सेट हो गया। जल्दी बताओ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, गोपाल। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। और अभी हम छोड़े हैं, क्वेश्चन देंगे, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अब सोमपुरी में छूटेगा ना, अच्छा खैर देवपाल। अच्छा चलो अभी छोड़ रहा है, सुनोगे बढ़िया से। अब इसमें सुन लीजिए, दो तरह का मेन स्टेप होगा। एक तो लगभग बातें लगभग 70% तक आपका पढ़ाई के दौरान क्लास में डाइजेस्ट करवा ले, फिर कुछ बातों को जान करके टेस्ट माध्यम से कुछ नया इंक्लूड हो, वहां से जो तुम सीखोगे कॉपी में डालना होगा। और आज से ही आपका रात 10 बजे सोते समय अब भी क्लास चलेगा, मतलब आराम से खा पी लो और खाते खाते मत टेस्ट देना कि टाइपिंग करने में नहीं बन रहा है, लग रहा है। खा पी के आराम से एकदम 10 से लेके 10:30 पौने 11 तक, 10:30 में ही छोड़ देंगे, आधे घंटे का टेस्ट रहेगा। और इसमें आज जो टेस्ट है यूट्यूब पर ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होगा। हाँ, इसमें दो काम हम कर रहे हैं, एक तो यूट्यूब पर टेस्ट भी दोगे, विश्लेषण भी सुनोगे, और सेम वही क्वेश्चन एप्लीकेशन में आपको बता देंगे कैसे जुड़ना है। 19 कोई बच्चे के लिए है, वही क्वेश्चन फिर यहाँ डाल देंगे। 1-2 दिन बाद फिर इसमें सेट लगाएगा। तो जितना नंबर मान लो इधर 20 क्वेश्चन है, तो ये 20 में 20 नंबर तो आना चाहिए ना तुमको, तो 20 में 20 वाला रखना। तो इसमें
40-50 टेस्ट के बाद आपको ऐप में ही एनालिसिस रैंक दिखाएगा कि लड़का कितना तेज। कोई नहीं जानता है कि पहले से 50% के बना रहा है, लेकिन आप लगना चाहिए कि नहीं तेज है, एकदम सब सही बन रहा है। तो यहाँ सुन लोगे, बनाओगे भी, इसमें अभ्यास करोगे। 20 क्वेश्चन में तुमको जान के रखे हैं, 10 एकदम सुना हुआ क्लास में, 5 मतलब सुना हुआ भी है, लिखा हुआ भी। 5 सुना हुआ तो है, लिखा हुआ नहीं है, और 5 न लिखा हुआ है न सुना हुआ। ये पहले से क्या पढ़े हो उस पर होगा। दूसरी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चीज और करते रहे, जो भी महादेश है, एनसीईआरटी जितना भी लिखा है उसका पीडीएफ बना के इंपॉर्टेंट लाइन हम अपने से रंग के आपको